नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2024 की एक बेहद बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग जब किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोर्ट के अंदर केस फाइल करते हैं, तो यहां पर हर व्यक्ति की शुरुआत में यही प्रक्रिया होती है कि हमारे ऊपर झूठा दावा डाला गया है। जो व्यक्ति हमारे ऊपर केस कर रहा है, उसका तो कोई अधिकार ही नहीं बनना चाहिए। वो तो केवल कोर्ट में झूठ बोल रहा है। अब दोस्तों, ये बातें आपकी 100% सच होती हैं, किंतु आपको सही तरीका नहीं पता होता कि किस तरीके से आप दूसरी पार्टी वाले व्यक्ति के केस को शुरू में ही खारिज करा सकते हैं और बिना केस लड़े ही अपने केस के अंदर शुरुआत में राहत पा सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर आया हूं, जहां पर यही बोला कि अगर आप किसी के खिलाफ कोई दावा डाल रहे हैं, तो वहां पर क्लियर राइट टू सू होना अनिवार्य है। अब हो सकता है यह वर्ड आपने पहली बार सुना हो, पर मैं आपको बता दूं कि अगर पार्टी इस चीज को अपने केस में एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही, तो ऐसी कंडीशन में उसका केस शुरू में ही एक एप्लीकेशन लगाकर खारिज करवाया जा सकता है, जो हम आज आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करके देने वाले हैं। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेज वाली होने वाली है, जहां पर आपको डिक्लेरेशन के बारे में बताऊंगा, कौन सी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है उसके बारे में समझाऊंगा, क्लियर राइट टू सू आखिरकार होता क्या है वो आपको बताऊंगा, और केस डिटेल्स भी आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी किसी संपत्ति के अंदर मालिकाना हक को लेकर दावा डालते हैं, तो वहां पर आपको सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है। अगर आप सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात करें, तो यही बात करता है डिक्लेरेशन सूट के बारे में, जहां पर यही बोला गया है कि अगर आप किसी संपत्ति पर अपना कोई राइट, अपना अधिकार एस्टेब्लिश कराना चाहते हैं, तो इसी सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए आपको एक डिक्लेरेशन का दावा कोर्ट में डालना पड़ता है। अगर आप लोगों ने कभी भी सुना हो कि संपत्ति पर टाइटल सूट चल रहा है या डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट चल रहा है, तो वो इसी सेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। नाउ दोस्तों, कई बार यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति जानबूझकर परेशान करने के लिए या केवल किसी भी प्रकार से केस जीतने के लिए झूठा दावा डाल देता है। तो ऐसी स्थिति में आप ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी का सहारा ले सकते हैं, जहां पर आपको बिना केस लड़े ही केस के शुरुआत में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और वहां पर दिखाना पड़ता है कि यह केस सुनवाई योग्य नहीं है। उसके बाद उस केस को खारिज कर दिया जाता है। अगर आप ये एप्लीकेशन लगाते हैं, यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको साबित करनी पड़ती है, इसी के बाद ही आप उस केस को खारिज करवा सकते हैं। जैसे कि पहली सबसे बेसिक चीज आती है कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जो आपके ऊपर दावा डाला गया है, केस डाला गया है, वो झूठा है, वहां पर कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं बन रहा। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब आपके ऊपर केस डालने के पीछे का कोई भी कारण नहीं है, केवल आपको परेशान करने के लिए कोर्ट में झूठा दावा डाला है। अगर एक पार्टी अपने केस में कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखती, तो इसी चीज का सहारा लेते हुए ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाकर केस को खारिज करवा दिया जाता है। दूसरी कंडीशन आती है प्रॉपर वैल्यूएशन ना करना। अगर किसी प्रॉपर्टी पर केस डाला है और उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन कोर्ट के सामने नहीं दी गई, तो हम इसी एप्लीकेशन का सहारा लगाकर उस केस को खारिज करवा सकते हैं। इसके बाद बात आती है प्रॉपर कोर्ट फीस ना देना। अगर आप अपने दावे में कोर्ट के अंदर प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं जमा करते, तो कोर्ट अगर आपको वार्निंग देता है कि आपको प्रॉपर कोर्ट फीस देनी होगी और इसके बाद भी आप कोर्ट फीस नहीं देते, तो इसी एप्लीकेशन का सहारा लेकर आप केस को खारिज करा सकते हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि अगर कोई केस समय सीमा या किसी कानून के तहत बाढ़ है, खत्म हो चुका है, जैसे कि अगर किसी सेल डीड को चैलेंज करना है तो 3 सालों की समय सीमा है। अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, उसको चैलेंज करना है तो 12 सालों की समय सीमा है।
अगर एक बार ये समय सीमा निकल गई तो यही माना जाता है कि आप लीगली रूप से केस फाइल नहीं कर सकते। तो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाकर आप केस को शुरू में ही खारिज करा सकते हैं, ताकि आप अपने साथ होने वाली हरासमेंट को होने से रोक सके। नाउ दोस्तों, यहां पर ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी यूं अनिवार्य थी क्योंकि जो मैं जजमेंट आपको क्लियर करूंगा वहां पर इसी बारे में बात की गई है। नाउ सबसे पहले एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार केस के फैक्ट्स थे क्या। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है डी एन भाग्या वर्सेस डी ए मल्लिकार्जुन एंड अदर। इसका साइटेशन नंबर है 2024 कर्नाटका हाईकोर्ट 120 और डेट ऑफ जजमेंट है मार्च 2024। यानी कि दोस्तों बिल्कुल पिछले महीने की जो जजमेंट है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ना। अब यहां से आप लोगों को केस के फैक्ट्स जानने अनिवार्य है। अगर आप लोगों ने केस के फैक्ट्स नहीं समझे तो केस आपको क्लियर नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूं, और इसका बेनिफिट भी आप अपने केस में नहीं उठा सकेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रेजेंट केस में एक व्यक्ति ने केस डाला है। उसका कहना है कि एक चिक्का बसप्पा और नाजप्पा नाम के कपल्स थे, यानी कि पति पत्नी थे, जिनकी कोई भी औलाद नहीं थी, उनका कोई भी बच्चा नहीं था। इसी वजह से उन्होंने हमारे पिताजी, जिनका नाम है आजप्पा, उनको गोद लिया। अब केस यहां से समझिएगा, आजप्पा को जब गोद लिया गया तो उसके आधार से, क्योंकि हमारे पिताजी को गोद ले लिया गया था, हमारा संपत्ति पर अधिकार बनता है, और उसी अधिकार को पाने के लिए कोर्ट में यह डिक्लेरेशन सूट एंड परमानेंट इंजंक्शन की मांग की गई है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति संपत्ति पर काबिज है उनको संपत्ति के कब्जे से बाहर करो, हमारा वहां पर अधिकार स्थापित करो, क्योंकि हमारे पिताजी को गोद लिया गया था और हमारा वहां पर अधिकार बनता है ना। जो केस के अंदर दूसरी पार्टी थी, यानी कि डिफेंडेंट थी, उन्होंने यहां पर 7/11 यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी। उनका कहना है कि जो प्लेंटिफ ने यह दावा डाला है उसमें कुछ बड़ी चीजें छुपाई हैं। जैसे कि डिफेंडेंट का कहना है हम इस संपत्ति के मालिक हैं क्योंकि हमने सेल डीड से इस संपत्ति को खरीदा है। दूसरी चीज, उनका कहना है कि जिसको ये अपना पिता बता रहे हैं, यानी कि आजप्पा को, जिनका कहना है कि उनको तो गोद लिया गया था, एक्चुअल में पहले एक केस डाला गया था और केस के अंदर यह चीज मानने से मना कर दिया गया था कि अजप्पा एक एडॉप्टेड सन है। यानी कि कोर्ट ने यह स्वीकार नहीं किया था कि अजप्पा को गोद लिया गया है, और जब अजप्पा को ही यहां पर बेटा स्वीकार नहीं किया तो कैसे उनके उत्तराधिकारी इस संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकते हैं। और इसी वजह से यह केस सुनवाई योग्य नहीं है और ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाकर इस केस को रेस जुडिकाटा के अंदर खारिज कराने की कोशिश की गई ना। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया और इसको डिसमिस कर दिया। बाद में यह मैटर आगे अपील होकर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने पहुंचा। अब कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि क्या यह केस सुनवाई योग्य है या 7/11 की एप्लीकेशन के तहत इस केस को डिसमिस कर देना चाहिए ना। यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशन देखी। सबसे पहले कि जो यहां पर अपीलियंट है, जो 7/11 से केस को डिसमिस कराना चाहती है, वो प्रॉपर सेल डीड से संपत्ति की मालिक है। दूसरी चीज, अगर हम मान लेते हैं कि अजप्पा इनका बेटा नहीं था, अडॉप्टेड सन नहीं था, जो पहले ट्रायल कोर्ट फैसला सुना चुकी थी पुराने केस में, और इस दूसरी पार्टी को भी मालिक नहीं मानते, तो प्रेजेंट केस में एक चीज फॉलो माननी पड़ती है, पोजेशन फॉलोस टाइटल, यानी कि जो कब्जे में है उसी को संपत्ति का मालिक माना जाएगा। तो प्रेजेंट केस में जो डिफेंडेंट है, यानी कि जो अपीलियंट है हाई कोर्ट के सामने, वही संपत्ति पर काबिज भी है। और अगर दोनों पार्टियों का अधिकार नहीं माना जाए और जो काबिज है उसके आधार पर उसको मालिक माना जाए, तो यहां पर अपीलियंट यानी कि जिसके पक्ष में सेल डीड है उसी को मालिक माना जाना चाहिए। इसके अलावा कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि जब प्लेंटिफ ने यह दावा डाला तो उसमें बहुत सी चीजें छिपाई, जैसे कि पहले ही अपीलियंट कोर्ट का फैसला आ चुका था पहले केसेस में, पुराने केसेस में, जहां पर उनके पिता यानी कि अजप्पा को अडॉप्टेड सन मानने से मना कर दिया। और जब उनके पिता ही यहां पर वारिस नहीं है तो कैसे उनके आगे के उत्तराधिकारी संपत्ति पर अपना अधिकार पा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनका राइट टू सू तो बन ही नहीं रहा, मतलब कोर्ट के अंदर दावा डालने का अधिकार तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि जब उनके पिता का ही हक नहीं है तो उनका हक कैसे आ गया। इसके अलावा दोस्तों एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर भी बता दूं। देखिएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, अगर हम सीपीसी का ऑर्डर 6 रूल 21 पढ़ते हैं तो वो साफ बोलता है कि अगर कोई भी केस डाला जा रहा है, प्लीडिंग्स की जा रही है, तो उसमें सभी मटेरियल फैक्ट साफ साफ लिखे होने अनिवार्य है। और यहां पर प्लेंटिफ ने यानी कि जिसने दावा डाला है उसने ये चीज जानबूझकर छिपाई कि पहले एक केस के अंदर उनके पिताजी को अडॉप्टेड सन मानने से मना कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब उनके पिताजी को ही अडॉप्टेड सन नहीं माना गया, चिका बसप्पा और नाजप्पा का, तो
तो कैसे प्लेंटिफ वहां पर अपना दावा बैठा सकते हैं? इसके अलावा दूसरी पार्टी अपने आप को सेल डीड से मालिक भी बता रही है, संपत्ति पर काबिज भी वही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पोजेशन फॉलोस टाइटल देखें तो जो अपीलियंट है उनकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है और इस एप्लीकेशन के आधार पर प्लेंटिफ के दावे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यहां पर ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज 1 एप्लीकेशन को वैलिड माना और इस केस को डिसमिस कर दिया, क्योंकि यही पाया गया कि प्लेंटिफ का क्लियर राइट टू सू नहीं बनता, क्योंकि जब उनके पिता का ही अधिकार खत्म हो गया था तो कैसे वो अपना अधिकार यहां पर जता सकते हैं। और दोस्तों ये चीज काफी ज्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी देखने को मिलती है, जब एक व्यक्ति अपना हक त्याग कर देता है, चाहे पैतृक संपत्ति हो या दूसरी संपत्ति हो, और बाद में उनके बच्चे उठकर अपना अधिकार उसमें मांगते हैं, जबकि जब उनके माता पिता ही अपना अधिकार छोड़ चुके हैं तो कैसे उनके उत्तराधिकारी उसमें अपना अधिकार पा सकते हैं। तो यह जजमेंट आप लोगों के लिए जाननी बहुत जरूरी थी, ताकि आप बिना हरासमेंट फेस करे शुरू में ही ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन डालकर अपने केस को अपने पक्ष में करवा ले। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।